सोचिए जरा, एक मुख्यमंत्री जिसे जेल होने वाली है, पर वो इस्तीफा देता है, अपनी पत्नी को सीएम बना देता है और फिर जेल के अंदर से ही पूरा राज्य चलाता है। ये कोई बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है दोस्त, ये है बिहार की असली सियासत। एक ऐसा 15 साल का राज जिसने पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है, ये उस पूरे दौर की कहानी है जब बिहार का मतलब सिर्फ एक ही नाम हुआ करता था। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा बिहार में लालू। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, नहीं, ये बिहार की गलियों में गूंजने वाला वो यकीन था कि लालू प्रसाद यादव को हराना नामुमकिन है। ये उनके करिश्मे और उनकी पकड़ को दिखाता था। लेकिन सवाल यह है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? कैसे एक आदमी रातों रात पिछड़ों और गरीबों का मसीहा बन गया? और उससे भी बड़ा सवाल, जिस नेता को लोगों ने सर आंखों पर बिठाया, उसका पतन इतना नाटकीय कैसे हुआ? इस कहानी की शुरुआत होती है 1990 से, एक ऐसी चाल से जिसने बिहार की सियासत की पूरी बाजी ही पलट दी। साल था 1990। लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, लेकिन वो सिर्फ एक और सीएम बनने नहीं आए थे, वो तो सियासत का पूरा गेम ही बदलने आए थे। कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने दो ऐसे मास्टर स्ट्रोक चले जिसने उन्हें पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा और अकेला हीरो बना दिया। वो दो दांव क्या थे? इसे सुनकर समझ आएगा कि लालू का सियासी दिमाग किस लेवल पर चलता था। अब जरा इन दो चालों का असर देखिए, ये किसी सियासी धमाके से कम नहीं था। पहला काम, मंडल कमीशन की सिफारिशें जो सालों से फाइलों में धूल खा रही थीं, उन्हें जोर शोर से लागू कर दिया। बस एक ही रात में वो करोड़ों ओबीसी वोटर्स के सबसे बड़े हीरो बन गए, जिन्हें लगता था कि सत्ता में उनकी कोई आवाज नहीं है। और दूसरा दांव, उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा पूरे देश में एक लहर बना रही थी। उन्होंने बिहार में उस यात्रा को रोककर आडवाणी को ही गिरफ्तार कर लिया। इस एक कदम ने उन्हें देश भर के मुसलमानों की नजर में एक निडर सेक्युलर लीडर बना दिया। मतलब एक तीर से दो निशाने। और इन्हीं दो फैसलों से पैदा हुआ वो फॉर्मूला जिसे बिहार की राजनीति का ब्रह्मास्त्र माना गया। इसे ही कहते हैं MY समीकरण। M मतलब मुस्लिम, Y मतलब यादव। ये दो समुदाय जब साथ आए तो ये सिर्फ एक वोट बैंक नहीं था, ये एक चुनावी तूफान था, एक ऐसी लहर जिसके आगे बड़े बड़े सूरमा टिक नहीं पाए। विरोधियों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इस चक्रव्यूह को तोड़े तो तोड़े कैसे। और इस फॉर्मूले की असली ताकत का नजारा, अरे वो तो अगले ही चुनाव में ऐसा देखा कि सबके होश उड़ गए। साल 1995 का चुनाव, जब नतीजे आए तो मानो बिहार में सियासी भूचाल आ गया हो। लालू की पार्टी ने अकेले अपने दम पर 167 सीटें जीती। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक छत्र राज का ऐलान था। लालू अपनी ताकत के शिखर पर थे, उन्हें हराना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन सियासत का एक उसूल है, जब कोई सबसे ऊंची चोटी पर होता है ना, तभी उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसकना शुरू होती है। और यहीं से कहानी में वो ट्विस्ट आने वाला था जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। लालू के इस अजय शासन के जश्न के शोर के नीचे अंधेरे में एक ऐसा घोटाला सांस ले रहा था जो धीरे धीरे एक दैत्य का रूप लेता जा रहा था। एक ऐसा घोटाला जिसका नाम भारत के इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में लिखा जाने वाला था। और जब यह दैत्य बाहर निकला तो उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। नाम था इसका चारा घोटाला, और इसका तरीका इतना मजेदार था कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। सोचकर देखिए, सरकारी कागजों पर हजारों टन चारा, दवाइयां और जानवर स्कूटर और मोटरसाइकिलों पर ढोए जा रहे थे। जी हां, मजाक नहीं है ये सब फर्जी बिलों का खेल था। जानवर, दवाइयां, चारा, सब कुछ सिर्फ कागज पर था, लेकिन करोड़ों रुपए का असली कैश सरकारी खजाने से निकलकर नेताओं और अफसरों की जेब में जा रहा था। और रकम सुनकर तो होश ही उड़ जाएंगे। लगभग 950 करोड़ रुपए। आज के हिसाब से देखें तो हजारों करोड़। उस जमाने में ये इतनी बड़ी रकम थी कि शायद कोई गिन भी नहीं सकता था। चारों तरफ हड़कंप मच गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक था, क्या इस घोटाले की आंच बिहार के सबसे ताकतवर इंसान मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव तक पहुंचेगी? जांच शुरू हुई, मामला आगे बढ़ा। 1996 में पटना हाईकोर्ट ने केस सीबीआई को सौंप दिया, और फिर 1997 में सीबीआई ने वो कर दिया जिससे बिहार की सियासत में तूफान आ गया। उन्होंने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर पर मुकदमा चलाने की इजाजत मांग ली। अब गेंद लालू के पाले में थी, लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे शॉकिंग हिस्सा तो अब आने वाला है। जब सीबीआई की तलवार लालू के सिर पर लटकने लगी तो सबको लगा बस अब खेल खत्म, द किंग इज चेकमेटेड। लेकिन लालू यादव इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने शतरंज की बिसात पर एक ऐसी चाल चली जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी।
एक ऐसा दांव जिसने भारतीय लोकतंत्र के सारे नियम कायदों को ताक पर रख दिया। और फिर वो हुआ जो भारत की राजनीति में शायद ही कभी हुआ हो। सीबीआई को इजाजत मिल गई और एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया। अब लालू यादव के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। कुर्सी जानी तय थी, इस्तीफा देना ही पड़ता। सबकी नजरें इस पर थीं कि अब लालू क्या करेंगे। तो सवाल यह है कि जब राजा चारों तरफ से घिर जाता है तो वो क्या करता है? क्या वो अपनी हार मान लेता है या फिर वो कोई ऐसी चाल चलता है जो पूरी बाजी ही पलट दे? लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफा दिया और अपनी पत्नी राबड़ी देवी, जो उस वक्त एक हाउसवाइफ थीं, जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, उन्हें बिहार का नया मुख्यमंत्री बना दिया। जरा सोचिए, एक झटके में किचन से सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। पूरा देश सन्न रह गया। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। यह सिर्फ एक सियासी चाल नहीं थी, यह सत्ता को अपनी मुट्ठी में रखने का वो तरीका था जो किसी ने देखा ही नहीं था। राजा जेल जा रहा था, लेकिन रानी के नाम पर राज उसी का चलने वाला था। लेकिन जब सत्ता रिमोट कंट्रोल से चलने लगे तो उसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये हुआ कि बिहार एक ऐसे अंधेरे दौर में चला गया जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। इस दौर को एक नाम दिया गया, जंगल राज। ये वो दौर था जब कानून का नहीं बल्कि बंदूक का राज चलता था। उस दौर की हकीकत क्या थी? हकीकत यह थी कि किडनैपिंग एक इंडस्ट्री बन चुकी थी। डॉक्टर और बिजनेसमैन अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरते थे। शाम होने से पहले घर लौट आना एक मजबूरी थी। जो पढ़े लिखे लोग थे, जिनके पास मौका था, वो अपना घर बार बेचकर राज्य से बाहर जा रहे थे। बिहार की अर्थव्यवस्था हर दिन गर्त में जा रही थी। ये एक पूरे राज्य का पतन था जो सबकी आंखों के सामने हो रहा था। ये आंकड़े देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये करोड़ों लोगों के भविष्य की कहानी कहते हैं। 1990 से 2000 के बीच जब पूरा भारत तरक्की कर रहा था, तब बिहार पीछे जा रहा था। यहां लोगों की कमाई बढ़ने की बजाय घट रही थी। सवाल यह था कि क्या बिहार की किस्मत में यही अंधेरा लिखा था या कोई बदलाव आने वाला था? इस जंगल राज के अंधेरे में लोगों का गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह अंदर ही अंदर सुलग रहा था। लोग बदलाव के लिए तड़प रहे थे और इसी गुस्से की आग को एक आवाज मिली, एक नए चैलेंजर के रूप में। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या थी? ये चैलेंजर कोई और नहीं बल्कि कभी लालू के ही सबसे करीबी साथी हुआ करते थे। अब गुरु और चेले की ये लड़ाई बिहार की तकदीर लिखने वाली थी। तो अब मैदान में दो दिग्गज थे। एक तरफ लालू प्रसाद यादव अपने करिश्मे और सामाजिक न्याय के नारे के साथ, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपनी साफ सुथरी छवि और सुशासन यानी गुड गवर्नेंस के वादे के साथ। ये सिर्फ दो नेताओं की लड़ाई नहीं थी, ये दो सोच की टक्कर थी। एक तरफ पहचान की राजनीति तो दूसरी तरफ विकास की। अब फैसला बिहार की जनता को करना था। साल आया 2005। बिहार ने वोट तो दिया लेकिन कोई फैसला नहीं सुनाया। फरवरी में जब नतीजे आए तो किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। सरकार बन ही नहीं सकती थी। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा। पूरा बिहार सांस रोके देख रहा था कि आगे क्या होगा। फिर उसी साल अक्टूबर में दोबारा चुनाव का ऐलान हुआ। यह अब सिर्फ एक चुनाव नहीं था, यह बिहार के भविष्य की फाइनल लड़ाई थी। और इस बार जब नतीजों का पिटारा खुला तो फैसला बिल्कुल साफ था, एक तरफा। नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन एनडीए ने 143 सीटों के साथ ऐसी जबरदस्त जीत दर्ज की जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और 15 साल से राज कर रही लालू की पार्टी सिर्फ 65 सीटों पर सिमट गई। यह एक सियासी युग का अंत था। बिहार ने बदलाव के लिए जोरदार आवाज में वोट दिया था। 24 नवंबर 2005 ये वो तारीख थी जब बिहार की सियासत ने एक नई करवट ली। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसी के साथ लालू राबड़ी के 15 साल लंबे तूफानी और यादगार शासन का सूरज अस्त हो गया। एक युग का अंत हुआ और एक नए युग की सुबह। 15 साल का वो राज तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी अच्छी और बुरी दोनों विरासतें आज भी बिहार की राजनीति और समाज का हिस्सा हैं। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि सियासत में लिए गए फैसले सिर्फ 5 साल का खेल नहीं होते, वो आने वाली कई पीढ़ियों की किस्मत लिख देते हैं। इस बारे में क्या सोचना है? क्या एक नेता का करिश्मा विकास से ज्यादा मायने रखता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।